आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका की छानबीन करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके भूगोल, लोगों और खजानों के बारे में बहुत सारी दिलचस्प जानकारी देते हैं। बिल्कुल। और जब हम अफ्रीका के बारे में सोचते हैं तो अक्सर सहारा रेगिस्तान या जंगली जानवरों की तस्वीरें दिमाग में आती हैं। लेकिन ये स्रोत बताते हैं कि कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। कहीं ज्यादा। शुरुआत इसके साइज से ही करते हैं। ये इतना बड़ा है, मतलब इसमें भारत, चीन, अमेरिका, जापान और यूरोप का एक बड़ा हिस्सा समा सकता है। वाह! हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका कुल एरिया 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। 3 करोड़? ये तो पृथ्वी की कुल जमीन का लगभग 20% हो गया। हाँ, 20% से भी ज्यादा। ये कोई एक देश नहीं है, बल्कि 54 देशों का एक विशाल घर है। और इसकी लोकेशन भी कमाल की है। इसके उत्तर में यूरोप है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में हिंद महासागर। हाँ, और सुएज नहर इसे एशिया से जोड़ती है, या यूं कहें कि अलग करती है। और जिब्राल्टर की खाड़ी यूरोप से। तो मतलब ये दुनिया के एक ऐसे चौराहे पर है जहां से हर कोई गुजरता है। सही कहा। और यही चौराहा इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है और शायद कुछ चुनौतियों की वजह भी। लेकिन चलिए इसकी जमीन की बनावट से शुरू करते हैं। वहीं से अफ्रीका की असली कहानी समझ में आती है। बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ एक चीज है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। स्रोत बताते हैं कि ये दुनिया का इकलौता कॉन्टिनेंट है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों बड़ी लकीरें गुजरती हैं। ये सुनने में तो एक मामूली ज्योग्राफी का फैक्ट लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं, बल्कि अफ्रीका के पूरे कैरेक्टर को तय करने वाली चीज है। अच्छा। इन 3 लाइनों के गुजरने का सीधा मतलब है कि यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा तरह के मौसम और जलवायु पाए जाते हैं। ओके। आपको यहाँ अमेज़न जैसे घने बरसाती जंगल मिलेंगे, फिर दूर दूर तक फैले घास के मैदान भी, और दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान भी। ये विविधता ही अफ्रीका की असली पहचान है। आपने घास के मैदानों का जिक्र किया। स्रोत में 2 नाम आते हैं, सवाना और वेल्ड्स। ये दोनों एक जैसे हैं या इनमें कोई फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। ये दोनों घास के मैदान हैं, पर बहुत अलग हैं। सवाना वो मैदान है जो हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, लायन किंग जैसे। हाँ बिल्कुल। दूर तक फैली सूखी घास और बीच बीच में कुछ पेड़, ये गर्म इलाकों में होते हैं, जहाँ शेर, ज़ेब्रा, जिराफ। बिल्कुल। वहीं वेल्ड्स दक्षिण अफ्रीका के ऊंचे और ठंडे पठारी इलाकों के घास के मैदान हैं। अच्छा, तो वो ठंडे होते हैं। हाँ, और वहाँ पेड़ लगभग नहीं होते, सिर्फ मीलों तक फैली मखमली घास होती है। तो एक गर्म और जंगली है, दूसरा ठंडा और खुला हुआ। समझ गए। ये विविधता तो सच में कमाल की है। स्रोत में नदियों के बारे में भी एक अजीब बात लिखी है कि कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को यानी इक्वेटर को 2 बार पार करती है। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? क्या इसका मतलब है कि वो एस शेप में घूमती है? बिल्कुल सही पकड़ा। कॉन्गो नदी का बहाव एक बड़े एस अक्षर की तरह है। वो पहले उत्तर की तरफ बहती है, इक्वेटर को पार करती है, और फिर एक बड़ा मोड़ लेकर दक्षिण की तरफ बहने लगती है और इक्वेटर को फिर से पार कर जाती है। वाह! लेकिन ये सिर्फ एक मजेदार फैक्ट नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी है। वो क्या? फायदा यह है कि नदी का कोई ना कोई हिस्सा हमेशा बारिश वाले इलाके में होता है। अच्छा। जब उत्तरी हिस्से में सूखा होता है तो दक्षिणी हिस्से में बारिश हो रही होती है, और जब दक्षिण में सूखा होता है तो उत्तर में बारिश। तो नदी में पानी हमेशा रहता है। बिल्कुल। इससे इस नदी में साल भर पानी का बहाव लगभग एक जैसा बना रहता है, और इसी वजह से ये पन बिजली यानी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पैदा करने के लिए दुनिया की सबसे ताकतवर नदियों में से एक है। वाह! मतलब एक भौगोलिक क्वर्क का इतना बड़ा आर्थिक फायदा भी हो सकता है। हाँ। इसी तरह लिम्पोपो नदी भी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और इन्हीं सबके बीच दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा। और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील। ये तो सचमुच एक्सट्रीम्स का कॉन्टिनेंट है। एकदम। सहारा रेगिस्तान का एरिया लगभग पूरे अमेरिका के बराबर है, और नील नदी वो तो सिर्फ एक नदी नहीं है, वो मिस्र जैसी पूरी सभ्यता की जीवन रेखा है। और वो विक्टोरिया झील से निकलती है ना? हाँ, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलती है और हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भूमध्य सागर में मिल जाती है। उसके बिना शायद मिस्र का इतिहास कुछ और ही होता। तो जमीन के नीचे तो खजाना भरा पड़ा है, लेकिन क्या जमीन के ऊपर भी ऐसी कोई खासियत है? मेरा मतलब है खेती बाड़ी में। क्या करता है, मतलब हम जो चॉकलेट खाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा वो वहीं से आता है। हाँ, केनिया दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है, और नाइजीरिया ज्वार।
और एक जगह ना। अब जरा यहाँ के वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। स्रोत में तो बड़े दिलचस्प तथ्य हैं। हाँ, और यहाँ भी सुपरलेटिव्स की कोई कमी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी जानवर, अफ्रीकन हाथी। सही। दुनिया का सबसे लंबा जानवर, जिराफ, भी यही है। और जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर, चीता, भी यहीं का है। और मेडागास्कर को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप भी है, ये एक ऐसी जगह है जहां ऐसे जानवर और पौधे पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं हैं ही नहीं। ठीक है, हमने जमीन, नदियां, खनिज और जानवरों की बात कर ली, लेकिन किसी भी जगह की असली कहानी तो वहां के लोगों से बनती है। सही बात है। अफ्रीका के लोगों और संस्कृति के बारे में हमारे स्रोत क्या बताते हैं? स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि अफ्रीका में प्राचीन और नवीन संस्कृतियां एक साथ रहती हैं, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आप एक ही देश में ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जिनका रहन सहन हजारों साल पुराना है, और उसी देश के शहर में आपको दुनिया के सबसे मॉडर्न टेक हब मिलेंगे। ये विरोधाभास, ये अफ्रीका की असली पहचान है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे स्रोत में कालाहारी रेगिस्तान के बुशमिन जनजाति का जिक्र है। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। ये लोग आज भी हजारों साल पुरानी परंपराओं के हिसाब से शिकार करके और कंद मूल इकट्ठा करके अपना जीवन जीते हैं। और दूसरी तरफ सहारा रेगिस्तान के तुआरेग जनजाति है। वो सिर्फ पर्यटकों के गाइड नहीं है, बल्कि उन्होंने उस मुश्किल माहौल में जीने की एक पूरी संस्कृति विकसित की है। और फिर आप नाइजीरिया के लागोस या केन्या के नैरोबी जैसे शहरों में जाइए, जहां स्टार्टअप्स, गगनचुंबी इमारतें और एक तेज रफ्तार शहरी जिंदगी जो किसी भी पश्चिमी शहर को टक्कर दे सकती है। ये तो सच में कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। स्रोत में कुछ और भी अनोखे तथ्य हैं। जैसे ये लिखा है कि लीबिया महाद्वीप का सबसे ज्यादा शहरी देश है। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि हमारे दिमाग में अफ्रीका की छवि ज्यादातर ग्रामीण होती है। हाँ, और यही तो धारणाओं को तोड़ने वाली बात है। लीबिया में 88% से ज्यादा आबादी शहरों में रहती है। 88%? जी। इसी तरह जिम्बाब्वे अफ्रीका के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे देशों में से एक है, जहां साक्षरता दर 90% से ज्यादा है। ये तथ्य हमें याद दिलाते हैं कि अफ्रीका को एक नजरिए से देखना बहुत बड़ी गलती होगी। एक और बात लिखिए। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का क्या मतलब है? अगर आप अफ्रीका का नक्शा देखें तो पूर्वी हिस्से में एक सींग जैसा उभार दिखता है। हाँ, दिखता है। उसी इलाके को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती जैसे देश आते हैं। ये इलाका अपने भूगोल की वजह से हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जाहिर है, 54 देश हैं, तो उनकी राजधानियों की लिस्ट भी लंबी होगी, जैसे मिस्र की काहिरा, दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया, नाइजीरिया की अबूजा और केन्या की नैरोबी। अब थोड़ी बात यहाँ के पहाड़ों और पठारों की भी कर लेते हैं। जरूर। अफ्रीका में 2 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत और दक्षिण पूर्व में ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। बिल्कुल। लेकिन अफ्रीका का सबसे मशहूर और सबसे ऊंचा पहाड़ है किलिमंजारो। इसकी ऊंचाई 5895 मीटर है और ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो की सबसे खास बात तो शायद ये है कि ये भूमध्य रेखा के इतना पास होकर भी साल भर बर्फ से ढका रहता है ना? बिल्कुल। इक्वेटर के पास बर्फ से ढकी चोटी देखना अपने आप में एक अजूबा है। और पठारों में इथियोपिया में अबिसिनिया का पठार और दक्षिणी अफ्रीका का पठार भी बहुत अहम है। और द्वीपों की बात करें तो हिंद महासागर में मेडागास्कर और मॉरिशस जैसे खूबसूरत द्वीप हैं। और अटलांटिक में सेंट हेलेना, जहां नेपोलियन को कैद में रखा गया था। हाँ। तो